welcome everyone to Project Lakshya. And this is Preeti Sagar. I'm going to take your session of second book, that is Politics of India Since Independence. And I have taken first and third chapter, Challenges of Nation Building. And that is the third chapter, not second one, but the third chapter, that is Politics of Planned Development. ठीक है? अब देखो ये दोनों chapters को merge कर दिया है and combiningly they are going to ask you 8 marks questions from this chapter. ठीक है? तो 8 marks का question आएगा दोनों ही chapter को मिला करके. Okay? So first thing we need to understand here why they have combined these two chapters. इसका reason ये है, देखो जो second chapter है वो है era of dominance of one party, है ना? कांग्रेस पार्टी का dominance वाला discussion है second chapter. So अगर आज के context में आप देखो, so there is no relevance of it. What is the relevance of discussing any party which somewhere relevance has been lost? So now these two chapters, first और third, ये दोनों एक दूसरे का continuation है. जैसे first chapter है challenges of nation building. तो नेशन बना लिया, challenges आए लेकिन नेशन बन गया, कंसोलिडेट हुआ, इंटीग्रेट हुआ. अब दूसरा इशू क्या था? दूसरा इशू था कि रन कैसे करना है कंट्री को, गवर्न कैसे करना है कंट्री को. तो दिस चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. राइट? सो इसको इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे. सो पहले हम फर्स्ट चैप्टर का कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम थर्ड चैप्टर पे बढ़ेंगे. सेम थिंग वी विल डू इन दिस. आप लोग ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हो इन दी प्रीवियस क्लासेस. व्हाट इज दैट? So here, this is the learning objective कि आपको कौन-कौन सी books prepare करनी है and what all chapters are being here और उसका breakup क्या है. Breakup as in marks breakup. So part A में है contemporary world politics, which is 40 marks, in which 40 marks questions they will ask you. So 40 marks का इसमें से और 40 marks का आपका part B, that is politics in India since independence. So इसमें आपके chapters हैं end of bipolarity, that इसमें से 8 marks का question आप लोग discuss कर चुके हो. न्यू सेंटर ऑफ पावर या ऑल्टरनेटिव पावर और कंटेम्पररी साउथ एशिया दोनों मिलाकर के 12 मार्क्स. यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, इन दोनों को मिलाकर के 10 मार्क्स. और लास्ट के दो चैप्टर्स एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्लस ग्लोबलाइजेशन, इसको भी मिलाकर के 10 मार्क्स. तो ये टोटल हो गया इसका वेटेज 40. सेकंड बुक जिसका डिस्कशन मैं लूंगी, प्रीति सागर लेगी, तो उसमें फर्स्ट और थर्ड चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट दोनों मिलाकर के 8 मार्क्स है, which we are going to discuss today. Then India's foreign policy, party and party system in India. So foreign policy एक अपने आप में काफी बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है जिसमें 8 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. फिर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, मतलब इसमें कांग्रेस डोमिनेंस या कांग्रेस का जो भी राइज है, फॉल है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड. डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, जब एक तरीके से एक ब्रेकअप आया था कांग्रेस गवर्नमेंट में. So this is the emergency era, the resurgence which democracy had seen. तो दोनों को मिला करके 12 chapters, इसका भी relevance है. ये एक continuation है इस chapter का party and party system in India, और हम कह सकते हैं कि era of Congress led government और democratic government. फिर लास्ट के दो chapters है regional aspiration plus Indian politics, recent trends and development. इन दोनों को भी मिला करके 12 marks का questions आएंगे. तो इसका भी टोटल वेटेज कितना हो गया? 40 हो गया. सो दैट यू हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस सेशंस. मैंने बस उसको थोड़ा सा रिवाइज किया. क्यों? ये चीज हमेशा याद रखना कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है. इससे क्या होगा? यू विल हैव अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कि मुझे किस चैप्टर में टाइम वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है, किसमें कम करना है, किसमें ज्यादा करना है, किसमें कहाँ पे कौन से एरिया में फोकस करना है और किसमें नहीं करना है. क्योंकि देखो अब जैसे ये दोनों चैप्टर मिला करके 8 मार्क्स का है, तो हो सकता है कि इसमें से एमसीक्यू आए पर इसमें से नहीं आए. ये भी हो सकता है इसमें से 2 आ जाए, इसमें से 1 आ जाए. तो इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है. अब कैसे करना है वो भी बताती हूँ मैं, अगली स्लाइड्स पे हम इस पर डिस्कस करेंगे. उसके पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये भी आप लोग पहले ही कवर कर चुके हो लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे एज पर योर सैंपल पेपर, द रीसेंट ईयर सैंपल पेपर 2022 और 23 का जो सैंपल पेपर है उसका एक ब्रेकअप है मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स एसोसिएटेड. इसमें क्या है? इसमें 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे एमसीक्यू बेस्ड. एमसीक्यू है, एक मार्क का क्वेश्चन होगा, तो 12 मार्क्स ये हो गए. फिर शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, मैंने इसको ये नाम दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि ये छोटे छोटे ही मार्क्स के क्वेश्चन है.
तो आपका ये 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 मार्क्स का था, तो इसका वेटेज भी 12 होता है। फिर टाइप 2 दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो इसका वेटेज 32 मार्क्स का था। 6 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए और ये 6 नंबर के थे, इसलिए ये 24 मार्क्स का हो गया। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, 80 मार्क्स का आपका पूरा ये पेपर था। अब ये क्वेश्चंस अगर आप देखो कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 12, 6, 8, 4, ऑलराइट। सो ये तकरीबन आपको 34 टू 36 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आप उसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप कर लो। तो दिस इज अप टू यू, आपके सुटेबिलिटी के ऊपर है। अगर आपको पता है तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, आपको पता ही है, और मैंने देखा है कि ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों ने क्वेरी पूछी है कि हम कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें, हम मैप बेस्ड क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करें। तो कार्टून या पिक्चर और मैप ये दोनों एसेंशियल है हर साल के एग्जामिनेशन में। भले ही पैटर्न में चेंज आया हो, एमसीक्यू आपसे पूछे जा रहे हो, एमसीक्यू एक नया चेंजेस, एमसीक्यू में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग हो गई या मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो अगर ये एक बदलाव आया है, तो एक बदलाव जो है वो नहीं आया है, वो अभी भी चल रहा है काफी सालों से, वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर और या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे, क्योंकि आपके दोनों ही बुक्स की अगर मैं बात करूं, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दोनों ही चैप्टर्स में, दोनों ही बुक्स के हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको कार्टून्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो कार्टून का एज पर दी क्वेश्चन ट्रेंड जो मैंने वेटेज देखा है, तो वो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ज्यादा बारी पूछे गए हैं। अभी तक यही ट्रेंड था, लेकिन इस साल का जो सैंपल पेपर है उसमें आप देखोगे दोनों ही बुक्स में से कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका मतलब कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो दोनों में से ही आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उनका फेवरेट हुआ करता था, पर इस बार थोड़ा सा लिनिएज या हम लिवरेज देख सकते हैं कि उन्होंने सेकेंड वाली बुक से भी एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन सैंपल पेपर में इंक्लूड करा है, ठीक है। तो सैंपल ये जो आपकी सेकेंड वाली बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें भी काफी सारे कार्टून्स हैं, तो एक बार ही चलते जाओ, उसको देखते जाओ, आ जाएगा क्वेश्चन, अच्छी बात है, ज्यादा टफ नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, साल भर पढ़ा है आपने, बस रिवाइज ही तो करना है। तो एक बार ध्यान में रखते जाओ, उसको देखते जाओ, और अगर ज्यादा कुछ है तो हम हैं, हमसे पूछते जाओ, हम उसको प्रिपेयर करवा देंगे। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप का जो क्वेश्चन है ये ट्रेंड अभी तक नहीं बदला है। मैप का जो क्वेश्चन है वो आपके सेकंड बुक से पूछा जाता है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक से आपको मैप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ उसमें बहुत सारा आपको मैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। थर्ड चैप्टर में ज्यादा तो नहीं है, प्लान डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि रेलिवेंट हो मैप से। लेकिन हाँ एक चीज है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, है ना, आंध्र प्रदेश, कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्रा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ठीक है। तो ये वाले लोकेशंस ये तो बहुत ही इजी है, तो ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके जो बाकी के चैप्टर्स जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, या उसके बाद आपका जो कांग्रेस वाला सिस्टम है, कांग्रेस वाला चैप्टर कांग्रेस सिस्टम, या डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या रीजनल एस्पिरेशंस, तो ये मैप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी लोकेशन आपको बुक में डिस्कस किया गया है, कहीं पर भी मेंशन्ड है, कश्मीर के बारे में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में है, वो सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करो। ज्यादा दिक्कत है तो कम से कम 5 साल के क्वेश्चंस उठा लो, मैप है उनको प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतना सारा लोकेशन हो जाएगा, कैसे याद रहेगा कि कहाँ पर क्या हुआ था, तो 5 साल के मैप को प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। देखोगे कि उसमें बहुत सारा रिपीटेड है, तो ये एक ट्रेंड है, आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में बेसिकली योर पहले हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं क्या है। तो ये जो चैप्टर है नेशन बिल्डिंग का, जो एक चैलेंज था वो कब अपीयर होता है, वो अपीयर होता है जब हमको इंडिपेंडेंस मिलती है ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिपेंडेंस तो मिल गया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो अपना स्पीच देते हैं दैट स्टार्ट्स विद ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। तो ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी था, क्यों था ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी, क्यों इसको ये हेडिंग दी गई थी, बेसिकली हमें इंडिया मिला
जो कि एक तरीके से टॉन्ट था। कैसे टॉन्ट था? तो वॉर टॉन्ट तो बाद में हुआ, लेकिन हमें पार्टीशन इंडिया मिला। किसी भी कंट्री के पार्टीशन के साथ साथ लोग जो होते हैं ना, जो वहां पे रहते हैं, वो भी पार्टीशन हो जाते हैं, मतलब उनका भी डिवीजन हो जाता है। कोई इंडिया में रहना चाहता है, कोई पाकिस्तान में रहना चाहता है, और जो इंडिया में है वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में वो इंडिया आना चाह रहे हैं। अब ये फेरबदल में आने जाने में बहुत लोगों की जानें चली गई। इंडिया को जो मिला था, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ अपनी डेस्टिनी बनानी थी। इसके लिए बहुत ही मोटिवेशनल, पूरा गूज बम से भरा हुआ एक जो स्पीच है वो हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर देते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो उत्साह होती है वो और 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाती है। जो हम जो एक तरीके से जो फ्लाइट झेल रहे थे पार्टीशन का, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऑइंटमेंट की तरह काम करता है जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। So plight of partition क्या था? The next thing, the next challenge क्या था plight of partition? जैसे मैंने बताया कि जो पाकिस्तान के लोग थे, they wanted to go back to India. इंडिया में रह रहे लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान चले जाए। क्यों चाहते थे? चाहते इसलिए थे क्योंकि वो जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमने कभी सोचा था कि हम पार्टीशन हो जाएंगे। जब इनफैक्ट ये जो पार्टीशन भी था, ये पॉलिटिकल ड्रामा था, नॉट ड्रामा बट पॉलिटिकल गेम था। तो पॉलिटिक्स चाहती थी, जैसे जो मुस्लिम लीग था वो चाहते थे कि पाकिस्तान एज अ नेशन बने, इंडिया से डिवाइड होकर के एक दूसरी कंट्री बने, लेकिन लोग कुछ और चाहते थे। क्योंकि अगर कंट्रीज का डिवीजन हो रहा है, वहां पे लाइन डाली जा रही है कि भैया ये तुम्हारी बाउंड्री, इसके तरफ तुम मत आना हमारी कंट्री में, और हमारे लोग वहां नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब जो लोग पहले एक अपना घर समझ करके यहाँ पर रहते थे, अब वो वैसे नहीं रह सकते। लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो गए। इसके साथ साथ क्या हुआ? इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, जो कि थी मास किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। और हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से राइट्स, कम्युनल राइट्स के रूप में हमारे सामने आया। बहुत सारे सिख मारे गए, हिंदूज मारे गए, इनफैक्ट मुस्लिम्स भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं इंडियन ही इंडियन का दुश्मन बन गया। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो ब्रिटिशर्स की काम कर गई, इवन दे लेफ्ट आवर कंट्री। तो ये फ्लाइट ऑफ पार्टीशन था। अब ये अगर इंडिया एज अ नेशन उभरा है, तो नेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग होंगे उनको सिटीजन माना जाएगा ना, क्योंकि अब तो हम नेशन हो गए हैं। तो सिटीजन है, तो भाई सिटीजनशिप किसको दी जाएगी? क्योंकि यहाँ तो लोग अभी तक स्थिर हो नहीं पाए, स्टेबल नहीं हो पाए। कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, कोई आधे रास्ते में ही नहीं वापस आ पा रहा, आधे रास्ते में ही रह जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम थी, जो कि एक बहुत बड़ी मेजर चैलेंज के रूप में इंडिया में उभर करके आती है। 3 चैलेंज थे जो इंडिया के सामने आए इंडिपेंडेंस के बाद। क्या क्या था? शेप अ नेशन। शेप अ नेशन मतलब एक जो नेशन हमें मिला है, इंडिया एज अ नेशन मिला है, जो इंडिया की जो टेरिटरी, जो लैंड हमें मिली है, उस लैंड को हमें एक नेशन की तरह उभारना है। हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ब्रिटिश जो रूल था वो खत्म हो चुका है। तो इंडिया को एज अ नेशन हमें कैसे सेटअप करना है? क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन कैसी है? डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। बहुत सारे कास्ट है, अगर हिंदू भी हैं तो हिंदू में भी कास्ट डिवीजन है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, मीडियम कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ट्राइब्स है। इसके अलावा रिलीजन भी बहुत सारे हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, बहुत सारे माइनर रिलीजन्स भी थे। तो इतने सारे डाइवर्स पॉपुलेशन को एज अ नेशन बनाने का ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके सामने ये चैलेंज उभर करके आता है। इसके बाद अब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया क्योंकि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था। सो एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के साथ साथ क्या हुआ? कम्युनल राइट्स हो गए। ठीक है, कम्युनल राइट्स हो गए। जो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहा करते थे, 1857 में दोनों ने साथ में एक साथ लड़ाई लड़ी। अब वही हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड थे, अपनी अपने लोकेशंस के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने लोगों को मारने का रिवेंज ले रहे थे। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसे सूरत में एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे जो नवाब ऑफ भोपाल थे, ही वाज अवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब बहुत देखो, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो इट वाज नॉट ओनली कम्युनल प्रॉब्लम, इट वाज नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान। इंडिया कैसा था? 11 ब्रिटिश स्टेट्स थे जो इंडिया को मिलते हैं, ठीक है, जो कि ब्रिटिश रूल स्टेट्स, डायरेक्टली रूल स्टेट्स थे। इसके साथ साथ हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी खुद की एक न्यूट्रल पोजीशन हो कंट्री के अंदर। कुछ चाहते थे कि वो इंडिया, क्योंकि उनकी टेरिटरी तो इंडिया में है, बट दे वांटेड पाकिस्तान गवर्नमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी। जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया दैट he do not want to join constituent assembly, then डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना एक मेजर चैलेंज की तरह उभर के आता है। इसके अलावा इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, मतलब क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। एक तो पॉलिटिकली हम इनस्टेबल थे, इंडिपेंडेंस मिल गई और इंस्टेबिलिटीज बढ़ती ही चली गई। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम थे या वेलफेयर मेजर्स थे, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी की, हमको ये नहीं देखना कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है, सब लोग एक जैसे हैं इफ दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो उनको डेवलपमेंटल प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से उनकी वेलबींग प्रोवाइड करानी है, दीज वर द बिगेस्ट चैलेंज। ऑलराइट, इसके साथ साथ जो दूसरा एक हम कह सकते हैं कि जो पार्टीशन जो हुआ था कंट्री का, वो इस बेसिस पे हुआ था, दैट वाज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी। ये पिच किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, टू नेशन थ्योरी। व्हाट इज दैट, कि इंडिया में मेजर जो रिलीजन्स है या जो पॉपुलेशंस है, दीज आर एसोसिएटेड टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑलराइट, सो टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या, कि जितने मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और जितने हिंदूज हैं वो इंडिया में रहेंगे। तो ये क्या था, ये था टू नेशन थ्योरी। लेकिन जब इंडिया डिवाइड होती है तो जितने मुस्लिम वहां नहीं गए उससे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में ही थे। सो दिस टू नेशन थ्योरी दैट वाज नथिंग बट जस्ट अ होक, ठीक है, वो बस एक टूल था, पॉलिटिकल टूल था पाकिस्तान को एज अ नेशन बनाने का। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही। इसके बाद दूसरा चैलेंज क्या रहा, जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था सेक्युलर। ओके, इंडिया को एज अ सेक्युलर एस्टैब्लिश करना। क्यों? क्योंकि कम्युनल राइट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडिया को सेक्युलर नेशन बनाना, तो सेक्युलर कैसे बनेगा, ठीक है, और क्या इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क असेंबली ने काम करना इस पे शुरू किया था, तो हमने सेक्युलर वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं करा था। ऑल्दो जो हमारे प्रोविजंस थे, जो आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, दे सपोर्टेड सेक्युलरिज्म, ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगा, आपको डीपीएफपी में मिल जाएगा, आपको फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगा, आपको इलेक्शन प्रोविजन में मिल जाएगा। मतलब ये सभी प्रोविजंस जो मैं बता रही हूँ सेक्युलरिज्म से एसोसिएटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में था और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन था, बट एज अ ऑफिशियल दिस वर्ड हैड नॉट बीन मेंशन्ड। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल था। तो इसका मतलब जो मेकर्स थे, दे वांटेड इंडिया टू एस्टैब्लिश एज अ सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दी रिलीजन, जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री में, बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। तो इस मल्टी रिलीजियस कंट्री में जितने भी नेशन, जितने भी रिलीजन है, सबको रिस्पेक्ट करना है। कंट्री गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को वो सप्रेस नहीं करेगी, rather every religion need to be supported and respected. This is what the meaning of secularism is in our constitution. That is the ideal of constitution. All right. अब जो biggest challenge आया वो ये था integration of princely states. As I said, India में कितने princely states थे? 565 princely states when we got our independence. तो इन सभी 565 princely states को अगर वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते या इंडिपेंडेंट पोजीशन की डिमांड करते, so you can think of what could have been the situation of India. इंडिया क्या बन जाता? एक बाल्कन नेशन या बाल्कन स्टेट बन के रह जाता। बाल्कन स्टेट मतलब जो यूरोप है, यूरोप का अगर आप साउथ ईस्टर्न रीजन आप देखोगे तो छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिखेंगे, उनको बोला जाता है बाल्कन स्टेट्स, ठीक है। जैसे मैसेडोनिया हो गया या बुल्गारिया हो गया, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, हर्जेगोविना एंड ऑल। सो अगर 565 स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स थे, इफ मोस्ट ऑफ देम they would have demanded कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, जो भी स्टेटस को क्विड प्रो क्यो है उस पर छोड़ दो, हम ऐसे ही रहेंगे, स्टैंड स्टिल रहेंगे, तो यू कैन थिंक ऑफ हम बाल्कन स्टेट बन जाते। तो इसका मतलब ये चैलेंज था कि जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको समझाया जाए, उनको मीडिएट किया जाए, परसुएट किया जाए कि वो अपने प्रिंसली स्टेट को इंडियन स्टेट में इंटीग्रेट कर ले, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था? मेजर रोल, दैट वाज सरदार पटेल। इन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट से मिल करके बात की, उनको परसुएट किया, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके नुकसान हो सकते हैं इफ दे वुड नॉट इंटीग्रेट विद इंडिया।
सारी कॉन्सिक्वेंसेज, सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स उन्होंने डिस्कस किए। ऑन दैट बेसिस प्रिंसली स्टेट्स जो थे 565 प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली दे यूनाइटेड विद इंडिया। लेकिन इसमें जो रूलर ऑफ ट्रावनकोर थे, ही अनाउंस दैट स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ जो ट्रावनकोर था वो इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। हैदराबाद, द निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने एक ऐसा ही अनाउंसमेंट किया नेक्स्ट डे ऑन ऑफ द इंडिपेंडेंस कि उनको अपना एक स्टैंड स्टिल पोजीशन चाहिए था। ऑलराइट, सो बेसिकली हर प्रिंसली स्टेट का अपना अलग अलग व्यू था। somebody wanted to join India, somebody wanted to remain independent, somebody wanted to be neutral, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो जो चाहते थे कि इंडिया का तो हिस्सा रहे, लेकिन इंडिया की टेरिटरी में तो है, लेकिन हम जा तो नहीं सकते पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ही रूल इंडिया के टेरिटरी में रहते हुए चले। तो ये भी चीजें प्रॉब्लम थी। फिर जब इंटीग्रेशन फेज चल रहा था, सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हैड बीन साइन। एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए साइन करती है। उसमें उसपे कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया गया, जिसमें जो स्टेट थी उन्होंने अग्री किया दैट दे विल बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कौन कौन थे? जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था, मणिपुर था। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। मोर ओवर ये जो 4 स्टेट्स थे, ये पहले इनका पोजीशन क्या था, दैट दे डिड नॉट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, दे वांटेड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट पोजीशन। इसी के लिए इन चारों स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया था। जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स थे, उन सबको डिस्कस करते हुए ये डॉक्यूमेंट को साइन करवाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। नाउ जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाया जाता है। प्लेबिसाइट क्या है? प्लेबिसाइट बेसिकली जो वहां की पॉपुलेशन है उनका व्यू है, मतलब उनका वोट है कि वो क्या चाहते हैं, इफ दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन और दे वांट टू बी पार्ट ऑफ जूनागढ़, मतलब एज अ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट। तो वहां पे प्लेबिसाइट कराया गया। पीपल वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, so प्लेबिसाइट के आधार पर डिसीजन लिया गया कि जूनागढ़ विल नाउ इंटीग्रेट विद इंडियन यूनियन। हैदराबाद, they wanted they signed standstill agreement, that was for certain months, so standstill agreement sign किया गया। Telangana movement, because Hyderabad, Telangana was part of Hyderabad, so in between, मतलब तेलंगाना मूवमेंट जो था वो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद भी चला। क्यों चला? बेसिकली जो तेलंगाना रीजन था दैट इज मिनरल रिच, लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन थी दे वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ निजाम, बिकॉज निजाम का ये था कि ही वाज वेरी रिच एंड ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज पॉपुलेशन, हिज पीपल। बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू था एंड करप्ट प्रैक्टिसेस थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इस वजह से तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट वाज सपोर्टेड बाय सीपीआई। ऑलराइट, तो उन लोगों ने इस कॉज को सपोर्ट भी किया। इसको सप्रेस करने के लिए निजाम की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को मंगाया गया, विच इज इन द लोकल टर्म इट इज टू बी कॉल्ड एज रजाकार। तो रजाकार आप याद रखना, दिस इज पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री ट्रूप sent by Nizam to suppress Telangana movement. ठीक है, that was used against the people. So this local term is what? That is Razakar. So first part of India to hold an election that was based on universal adult franchise. This happened in Manipur. ठीक है, Manipur basically that was the another princely state. So Manipur में क्या होता है? Basically here the ruler that was Bodh Chandra Singh. Okay, Bodh Chandra Singh. तो ये अब इन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, दैट ही वांटेड टू हैव दिस इंटरनल ऑटोनॉमी, मतलब वो खुद का रूल वहां पर चाहते थे। जो बोध चंद्र सिंह थे, द रूलर ऑफ मणिपुर, ही वांटेड टू हैव इट्स ओन इंटरनल ऑटोनॉमी। इसके लिए जो मणिपुर है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इलेक्शन हैज बीन हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन को कब मिलती है? व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 1949। सो ये प्रोविजन जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, इलेक्शन का, वो 1949 26 जनवरी 1949 को ही इंप्लीमेंट हो जाता है। ऑलराइट, लेकिन ये मणिपुर में ऑलरेडी हो चुका था 1948 में। इसके साथ साथ so Bodh Chandra Singh, he wanted to have his internal autonomy, and Maharaja held election in Manipur in June 1948.
and after that state became constitutional monarchy. तो यहाँ पर election होता है और constitutional monarchy set up हो जाती है. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब डेमोक्रेटिक रूल था, लेकिन दिस डेमोक्रेसी वाज नॉट फुल्ली डेमोक्रेसी बट इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, मतलब रूलर था, बोधचंद्र सिंह हैड बीन देयर. सो पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. After that, a merger agreement had been signed in September 1949 और 1949 के बाद जो मणिपुर था, it became part of India, Indian Union. ऐसे ही जो तेलंगाना मूवमेंट वी वर डिस्कसिंग, सो हियर व्हाट हैपेंड, जब रजाकार्स को बुलाया गया तो इंडियन आर्मी को भेजा गया सिचुएशन को टेकअप करने के लिए, ऑलराइट, लोगों की हेल्प करने के लिए और जो सिचुएशन है उसको कूल डाउन करने के लिए. एंड देन मिलिट्री टुक ओवर हैदराबाद एंड देन हैदराबाद वाज मेड पार्ट ऑफ इंडिया. तो मतलब अगर मीडिएशन से नहीं माने तो फोर्सफुली हैदराबाद हैज बीन मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बेसिकली ये एक ऐसा टाइम था जो इंडिया ने देखा that separation had been started, the demand for separation had been started. तो अभी तक 1948 तक या 1949 तक इंडिया जो हमारे रूलर जो लीडर्स थे, they wanted to consolidate India, integrate and consolidate India. लेकिन जो इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, वहीं पर एक डिमांड स्टार्ट हो जाती है सेपरेशन की. एंड दिस सेपरेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक डिवीजन. अब देखो ये जो लिंग्विस्टिक डिवीजन है, हम इसको बस रिवाइज कर लेते हैं. देखो क्या हुआ था 1920 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था. कांग्रेस जब से कांग्रेस का जब वो इमर्जेंस हुआ या ओरिजिन हुआ, सो सिंस देन कांग्रेस यूज्ड टू मीट एट द एंड ऑफ द ईयर. दिसंबर में मिलती थी, दिसंबर के लास्ट के 3 डेज में उनकी मीटिंग होती थी, सेशंस होते थे, और उन सेशंस के लिए वो हर बार अलग अलग लोकेशंस या अलग अलग प्रोविंसेस को चूज करते थे. रीजन क्या था? रीजन ये था कि चलो इस प्रोविंस में तो इस बार ही हो गया, अगले प्रोविंस में अगले, क्योंकि अगर आप प्रोविंस किसी भी प्रोविंस या किसी भी स्टेट पे अपना मीटिंग रख रहे हो, तो जो वहां के लोकल लोग हैं, जो भी वहां पे रह रहे हैं, तो दे विल आल्सो गेट एक्साइटेड फॉर दिस. और वो एक ऐसा टाइम था जब Indians they started looking, they started dreaming about freedom, all right, or they started dreaming about self rule. So Swaraj, self rule, so ये सब चीजें सीड हो चुकी थी already. So they wanted, they used to meet in those sessions at every location, at different locations. So 1920 में नागपुर में ये सेशन होल्ड होता है और इस सेशन में डिसाइड किया जाता है by Congress itself, because Congress was under Mahatma Gandhi's leadership. यहाँ और 1920 सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी डिस्कशन होती है कि हम 1920 जो भी इश्यूज थे, राउलेट सत्याग्रह, राउलेट एक्ट हैड कम एंड खिलाफत मूवमेंट हैड बीन गोइंग ऑन. सो इन सब सारे, एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट. तो ये सारे इश्यूज को मिला करके हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे. इसके लिए नागपुर सेशन होता है. यहाँ पर एक चीज डिसाइड की जाती है कि अगर हमको स्वराज मिल जाता है बाय 1921, अगर हमको एक साल में स्वराज मिल जाता है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सेट अप लिंग्विस्टिक स्टेट्स. मतलब जो स्टेट्स होंगी उनका डिवीजन लैंग्वेज के आधार पर किया जाएगा. So just think of 1920 situation, it was something else. 1947 में चीजें एकदम बदल चुकी थी, क्योंकि इंडिया डिवाइड हो चुका था, which India had never thought about it. कभी नहीं सोचा था कि रिलीजन के बेस पे इंडिया डिवाइड भी होगा, बट इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इन 1947. So now situation had changed. इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंटरनल मूवमेंट्स भी थी जो कि इंडियन के खिलाफ कर रहा था. फॉर एग्जांपल पेजेंट्स मूवमेंट हैड बीन सीन, ट्राइबल मूवमेंट्स हैड बीन सीन. तो ऑलरेडी इंडिया डिस्टर्ब था. इसके लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर लीडर्स दे थॉट दैट दिस टाइम इज नॉट सुटेबल टू डिवाइड इंडिया ऑन द लैंग्वेज बेसिस, और लिंग्विस्टिक डिविजन्स कुड नॉट बी डन. बट यहाँ पर क्या हुआ, जो मेड्रास प्रेसिडेंसी थी, और दैट वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो मेड्रास प्रेसिडेंसी या तमिल जो रीजन था, वहां पर लिंग्विस्टिक डिवीजन की डिमांड उठने लगी. देयर वाज अ लीडर very famous, Potti Sriramalu. He was a Gandhian, so he adopted Gandhian technique of the in the movement. What was that Gandhian technique? Fast unto death. ठीक है, fast unto death. So 56 days के death के बाद he died. और क्यों die? Why he died? He died because he was demanding to separate Andhra Telugu language to be divided, or Andhra region to be divided from Tamil. That was the Madras presidency. So ये division he was demanding.
and this was named as Vishal Andhra movement. So Telugu speaking people or the areas should be separated from Madras presidency. जो तमिलनाडु का जो आज region है, अब सोच लो इसमें कुछ parts of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, that was one Madras presidency. And कितने सारे language है, Telugu है, Tamil है, Malayalam है, Kannada है, so you can think of. So language is not just a language, it is your culture, it is your life, it is your lifestyle. So that is why these people, they wanted to divide or separate on the basis of language. So yahan par, because one person, one Gandhian had died, so that is why government of India decided that okay, fine, Andhra Pradesh will get separated from, or Telugu speaking people will get separated from Madras presidency. So ये first division होता है हमारे reorganization of state आने से पहले, ठीक है? So ये कुछ issues थे. अब यहाँ पर देखो, okay, there was a picture, एक cartoon है. This cartoon is on the basis of discussions between princely state and Indian leaders. और कौन है Indian leader? That is Sardar Patel. Okay, Sardar Patel. So this cartoon that comments on the relation between the people and the rulers in princely states. So ये एक princely एक ही prince है, या हम कह सकते हैं कि एक ruler है, और ये सभी रूलर्स का डिपिक्शन है. जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो नेगोशिएट कर रहे थे कि भैया हम तो नहीं करेंगे, हम तो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उन सबको एक डिपिक्ट कर दिया इस राजा के रूप में. एंड ही इज हैविंग डिस्कशन नेगोशिएशंस विद सरदार पटेल. तो सरदार पटेल उसको समझा रहे हैं, ऑलराइट. एंड ही इज सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ पुअर, क्योंकि जो लोग थे वहां के, जो प्रिंसली स्टेट्स में रहा करते थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. इश्यूज हैड बीन देयर, so they wanted to become part of Indian Union, but these rulers, they wanted to have control in their hands, क्योंकि अभी तक उनके पास भाई सब कुछ था, सारी लग्जरीज थी, they were enjoying all their privileges. तो क्यों वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे? they are the ruler. So that is why this was the problem. So ये एक डिपिक्शन है, तो इसको आप याद रख सकते हो. This is depicting integration discussion, integration of princely states into Indian Union. ठीक है, चलो. Now State Reorganization Commission had been set up after first linguistic division, जो आंध्र प्रदेश वाला जो था, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन वाला जो था. So यहाँ पर एक और कार्टून है जिसमें आप देख सकते हो महागुजरात, then विशाल आंध्रा, then here what's say Karnataka, Samrajyam Karnataka. So what are these? It means, and here Nehru is sitting. मतलब एक विशाल आंध्रा separate क्या हुआ? Then there were many states who started demanding linguistic division. महाराष्ट्र को गुजरात से कर दो, alright. कर्नाटका को मद्रास से कर दो, or some parts of Gujarat as well. So this type of demand had been started. So this is also depicting division of states on the linguistic basis. Then here State Reorganization Commission had been set up in 1953. अब इस State Reorganization Commission ने क्या किया? इसने boundaries को redraw करा on the basis of language, and they also suggested कि हाँ हमें linguistic division ही करनी चाहिए. इन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था. ऑलराइट, सो दे स्टार्टेड लुकिंग ओवर रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि हमारे पास कितने स्टेट्स रह गए उसके बाद? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. जब पूरा इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट्स के साथ, and this let's say all those British Indian states or British ruled states had been there, so सबको इंटीग्रेट करने के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, they said that now India on the basis of language it has been divided, and then they created 14 states and 6 union territories. ठीक है, चलो. So that was our revision. Now we'll move on to question. All right. श्याम जी प्लीज हेल्प मी. अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे क्वेश्चन भेजता, आंसर भेजता, तो प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी, या कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए. All right, so there is one question. Which was the biggest challenge before the newly independent India? National integration, industrialization, population, unemployment. Yeah. So it is national integration, क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था नेशन को इंटीग्रेट करने का. इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट केम लेटर ऑन, वो हमारे 50s में हमको देखने को मिलेगा. पॉपुलेशन का भी इशू बाद में आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू को भी सेकंड फेज में डिस्कस किया जाता है. बट द बिगेस्ट चैलेंज दैट अपीयर्ड बिफोर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, दैट वाज नेशनल इंटीग्रेशन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for dash while negotiations with the Indian government were going on. मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड आपको बताना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए निजाम wanted an independent status for Hyderabad.
Okay, so a year, 3 years, 2 months, 6 months. So that was for a year. एक साल के लिए standstill agreement sign किया गया था by Nizam of Hyderabad. All right. Now, the next question, which one of the following statement is false? The Nizam of Hyderabad was seen to have an independent status for the state of Hyderabad. Jammu and Kashmir was ready to sign the instrument of accession. The issue of Junagadh was resolved after the plebiscite in the state. Travancore was not the first Indian state to merge into the Union of India. All right. So here, basically, you have to find out the false statement, or false statement यहाँ पर क्या है? That is B, because Jammu and Kashmir, it wasn't ready to sign instrument of accession. Why? क्योंकि जम्मू and कश्मीर को समझाने में बहुत टाइम लगा था कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो. They were not ready to sign it, although they had been forced to sign it. All right, so B is the right answer. Now, one question that is passage-based question. So passage-based question you can expect, क्योंकि ये पहला चैप्टर और थर्ड चैप्टर को मिला करके हम कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का है पूरा चैप्टर. तो इसमें आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर एमसीक्यू आता है तो पैसेज नहीं आएगा. अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, here I am discussing 4 marks question, so you can get it in the 6 marks question as well. क्योंकि as per sample paper मैंने ये देखा है कि या तो उसमें एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं या फिर इसमें आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूछा गया है. सो अगर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एज अ डिस्कशन लिया है कि ये 4 मार्क्स का है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए, यू कैन गेट इट इन दी 6 मार्क्स एज वेल. ऑलराइट, सो यहाँ पर एक पैसेज लिया गया है जिसमें डिस्कस किया गया है जो डिवीजन ऑफ स्टेट है, लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट है, उसके ऊपर डिस्कशन है. जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन बिठाया गया था तो उन्होंने क्या डिस्कस किया. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर दैट वाज डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट्स, and this demand will endanger the unity of country. तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक डर था कि अगर separation of state होता है on the basis of linguistic divisions or linguistic lines, then unity of country will get endangered. All right, उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी या खतरे में पड़ सकता है. So that was felt that linguistic states may foster separatism, it may create pressure on newly founded nation, but leadership under the popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states, and it was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all the regions, then the threat of division and separatism would be reduced. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also to be seen more democratic. All right, so यहाँ पर एक issue है linguistic division का जिसपे कुछ concern दिखाया जा रहा है that what will happen if linguistic division will happen. Okay, so on that basis this passage had been made and question had been asked. Question क्या है? Which one of the following state was the first to be formed on the basis of linguistics? अब पैसेज मैंने पढ़ के बताया लेकिन उसमें कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है. तो इसका मतलब क्या कि पैसेज बस आपके आइडिया के लिए है कि अच्छा ये चीज पे क्वेश्चन है, मतलब इस चीज पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. हो सकता है you get answer from the passage, but it may also happen you may not get that. तो ये कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो चीज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कब इंटीग्रेट हुआ on the lines of language. बहुत easy है ना? Which one of the following state was the first to be formed on the basis of linguistics? What was that? That was Vishal Andhra movement. और विशाल आंध्र मूवमेंट में कौन था? आंध्र प्रदेश. On the basis of Telugu language, they demanded separation of Telugu speaking people from Madras presidency. Now next question. What was done by the government of India to redraw the boundary of states? So government of India का क्या था? उन्होंने क्या decision लिया और what action they took? First says the matter was put before the Supreme Court to decide. Plebiscite was held in all the concerned states. Appointment of State Boundary Commission had been made in 1956 and State Reorganization Commission was appointed in 1953. So क्या हुआ था? If you remember, तो हमने discussion भी करी थी अभी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सेटअप किया गया इन 1953 और उन्होंने रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री को सजेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. दे एक्सेप्टेड दैट लिंग्विस्टिक डिवीजन कुड बी डन. सो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप करने के बाद उनका ये व्यू था and on that basis State Reorganization Act had been made in 1956. So here D is the right answer. Now
Next is how many states and union territories were created immediately after the reorganization of states. कितने states और UTs बनाए गए थे after reorganization of states? So state reorganization act had come in 1956. So उसके बाद कितने सारे states बनाए गए, कितनी UTs बनाए गए? So ये भी आपको बहुत ही easy है, आपको याद होगा. That was 14 plus 6. So A is the right answer here. Now, which one option completes the following sentence correctly? The reorganization of states on the basis of linguistics led to disturbances and unrest, opposition to the formation of linguistic states, acceptance of the principle of diversity, changed nature of politics in India. So here you have to find out the correct one. Okay, क्या जाता है इस statement के साथ? The reorganization of states on the basis of linguistics, it will lead to disturbances and unrest. तो ये एक अंदेशा था that may happen, but what is the correct one? The acceptance of principle of diversity. So C is the right answer over here. So disturbance and unrest, that may happen. So that was just a assumption that it may happen. But here the correct statement, what will be, or how it will be completed? It will be completed that if linguistic, that was as per the State Reorganization Act. कि अगर further division होता है linguistic lines पे, then what will happen? It will retain the principle of diversity. Okay, so we are dividing population on the basis of language, but diversity will be retained. So it accepted on the principle of diversity. Okay. Now one question I have taken here, 2 marks. All right. So what is the question? While the rest of the country was reorganized on linguistic lines in 1950s, why had Punjab to wait till 1966? तो पंजाब का issue है. Basically पंजाब की problem क्या थी? पंजाब की problem ये थी कि वहाँ पे different language people रहते थे. मतलब some 2 languages had been there. One was Punjabi speaking and another was Hindi speaking. ऑलराइट, हिंदी स्पीकिंग. सो हिंदी भी कौन सी थी? खड़ी बोली थी, जैसे कि हरियाणा के लोग हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है. पंजाबी जो अब पंजाब में रह रहे हैं, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन. सो हियर बेसिकली जो सिचुएशन था 1950s में, जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, या उसके बाद की जो सिचुएशन थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्री की, जब हम बात कर रहे थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बनाया गया था. सो दैट वाज द टाइम व्हेन पंजाब स्टार्टेड डिमांडिंग. ऑलराइट, लेकिन ये पूरा समय खत्म होते होते थोड़ा सा टाइम लगता चला गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. बहुत सारे कंटेम्पररी इश्यूज चल रहे थे इंडिया में. So because of that, what has happened? Punjab had to wait till 1966. So here you can, अब देखो ये 2 marks का क्वेश्चन है. अब ऐसे अगर आपको मार्क्स वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके पहले हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन किया, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल एमसीक्यू टाइप है. लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे आंसर? कैसे करोगे उसको अटेम्प्ट कि आपको 2 के 2 मिल जाए या 4 के 4 मिल जाए? सो हियर one thing you can do, what is that? अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 पॉइंट्स तो मेंशन करने ही है, जो कि आपके आंसर को सफाइस कर रहा है. ठीक है, मतलब जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर आपको 2 पॉइंट्स पे देना है. इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो. 2 मार्क्स का है तो ज्यादा एज नहीं है हमें इलैबोरेट करने का, थोड़ा सा ही हमको लिखना है. So you can write something about पंजाब, उसके इशू के बारे में, कि उसके डिमांड के बारे में. अगर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक लाइन के इशू पर ये क्वेश्चन है, तो आप उसके लिंग्विस्टिक लाइन का जो डिमांड था, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ मेंशन कर सकते हो इन इंट्रोडक्शन. देन यू कैन राइट अबाउट देयर रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की बात कर सकते हो. सो पंजाबी स्पीकिंग पीपल दे डिमांडेड, बट हिंदी स्पीकिंग पीपल फ्रॉम देम सच डिमांड डिड नॉट कम. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उनका डिमांड ग्रेजुअली इट केम ऑन दी फॉरफ्रंट. ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट्स को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो. सो 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स लिखिए, बट वो पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए, वो आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई करना चाहिए. ठीक है, So here I have mentioned about Punjab. There was 2 linguistic groups, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, Hindi speaking and Punjabi speaking. So Punjabi speaking people, they demanded separate states. So finally in 1966, gradually this demand came up before the government, and then Haryana and Himachal Pradesh got separated from Punjab. So यहाँ से Punjab, Himachal, Haryana, so these states came into division. Very important, I told you that map based question, ये intrinsic part है. ठीक है,
मैप में आपको देखो मोर ओवर 4 से 6 नंबर, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 6 मार्क्स का, जो मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था। तो इसमें आपको, खैर मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए हैं, तो ये 5 मार्क्स का बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो एक, या आप इसको एड ऑन कर सकते हो। So 4 or 6 marks questions you can get over here. क्या है? In the given political map of India, 5 states A, B, C, D, E had been given. So you have to identify on the basis of information given below and write the correct names in your answer book with their respective serial numbers and alphabets concerned. So different locations पे कुछ alphabets दी गई हैं, उन alphabets से related कुछ informations आपको दिए गए हैं। इन informations के आधार पर you have to find out कि किस statement में कौन सा alphabet जाता है, ठीक है? So here first question is what? First statement, the state which was carved out of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश का फर्दर डिवीजन होता है, कब होता है? ये मॉडर्न टाइम में हुआ, मतलब बहुत ज्यादा मॉडर्न में, 2000 में। 2000 ईयर में मध्य प्रदेश डिवाइड होता है, बिहार डिवाइड होता है, उत्तर प्रदेश भी डिवाइड होता है। जो बीमार स्टेट के 3 स्टेट थे उनका डिवीजन होता है। इन तीनों स्टेट से कुछ नए स्टेट्स आते हैं, ठीक है? तो वो कौन सा था? कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ? दैट वाज छत्तीसगढ़, ठीक है? तो आप यहाँ पर बी मार्क कर दोगे। स्टेट विच अपोज्ड इट्स मर्जर विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडिया, यहाँ पर आपको स्टेट की बात हो रही है, स्टेट दैट अपोज्ड इट्स मर्जर विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वो कौन सा स्टेट था जिसने इंडिया को अपोज किया फ्रॉम इट्स मर्जर? देन फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्री इंडिया हैविंग अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। Then state adjoining Pakistan territory up to 1971. 1971 तक, मतलब हमारे इंडिया का एक ऐसा स्टेट था जो, जब ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान की जब दो रीजन थे, वेस्टर्न ईस्ट, सो 1971 जो ईस्ट पाकिस्तान, दैट बिकेम बांग्लादेश। सो इंडियन स्टेट कौन सी थी जो एडजॉइंट था विद पाकिस्तान टेरिटरी टिल 1971? सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। Then state which became agriculturally prosperous due to green revolution. So कुछ ही स्टेट्स थे, पंजाब था, हरियाणा था, वेस्टर्न यूपी था, कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ पे जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, सो हियर दैट विल बी मणिपुर। ऑलराइट, देन हियर दैट विल बी केरला। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, एंड हियर दिस इज डी, दिस इज व्हाट इज दैट, दिस इज बी, and state that became agriculturally prosperous because of green revolution, so it was Punjab, so your C will come, ठीक है? और यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है? चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं। सो आंसर वैसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो फर्स्ट का आंसर है B, दैट इज छत्तीसगढ़। सेकेंड स्टेटमेंट, दैट अपोज्ड इट्स मर्जर विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिमेंबर मणिपुर का हमने डिस्कस किया था, क्या था कि मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र Singh, what he said that he will not be part of India, rather he will have his independent position. और इस independent position के लिए क्या किया उन्होंने? वहां पर election conduct करवाया on the basis of universal adult franchise. It was the first state, ठीक है, universal adult franchise। तो ये चीज मणिपुर में हुई, और सबसे पहला स्टेट था जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का सेटअप हुआ। रिमेंबर, सो ये चीज कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको याद होना चाहिए हर चैप्टर में। देन थर्ड इज केरला, जहां पर पहली बारी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सेटअप होता है। आज भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स या तो बंगाल में या केरला में आपको देखने को मिल जाती है। Then state that adjoined Pakistan territory up to 1971, it was Tripura, so E is the right answer here. Then state which became agriculturally prosperous because of green revolution, so it was Punjab, so C, ठीक है? तो इस तरीके से आपको वो आंसर करना होता है। आपको 3 ऐसे 3 by whatever the pointers are in there, so आपको उस तरीके से कुछ बॉक्सेस मिलेंगे। आपको प्लेस का भी नाम सही बताना है, आपको जो अल्फाबेट्स है वो भी करेक्टली पुट करने हैं as per the information given in the map based questions। चलो नाउ अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है? सो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट एक नेक्स्ट फेज है इंटीग्रेशन के बाद का। सो इसको पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो पॉलिटिक्स तो होगी ही। सो व्हाट वाज दैट? सो लेट्स रिकॉल इट। अब देखो बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कुछ लोकेशंस है जो कि मिनरल रिच है। जैसे उड़ीसा का स्टेट हुआ, छोटा नागपुर रीजन है जहां झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो पूरा बेल्ट है ना, जो छोटा नागपुर रीजन का जो बेल्ट है, दिस इज मिनरल रिच रीजन्स ऑफ आवर कंट्री।
अब इंडस्ट्री, क्योंकि प्लान डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो प्लान डेवलपमेंट फेज में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग कैसी थी कि डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग। सो इस डेवलपमेंटल प्लानिंग में क्या चीजें थी कि हमें इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, मिनरल्स चाहिए। सो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के पहले भी ये चीजें फेस की थी। जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनको हमेशा ये थ्रेट था कि जब से ये जो आवाजाही शुरू हो गई है, ये कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड की है, इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है, नाउ इट इज थ्रेटेंड, आवर इंडिपेंडेंस इज थ्रेटेंड। और ये चीज थी भी, बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स भी इंडिया ने देखे हैं। सो जो ये ट्राइबल रीजन्स है, जो ट्राइबल रिच मिनरल रिच रीजन्स है, ट्राइबल बेल्ट है, so people they are somewhere affected of it and they are threatened that they may get displaced, and it has happened in the past, हो चुका है ये चीजें। सो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या था कि हमें मिनरल्स तो एक्सट्रैक्ट करने ही करने हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन है उनको फायदा हो, नुकसान ना हो, डेवलपमेंट के नाम पे उनका नुकसान ना हो। ऑल्दो हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे, जैसे कि नक्सलाइट है ना, नक्सलाइट प्रॉब्लम इंडिया में क्यों है, इसी वजह से तो है क्योंकि जो नक्सल बेल्ट है वो रहते, या ट्राइबल बेल्ट हम बोल सकते हैं, नाउ दे आर बी कॉल्ड एज नक्सल्स। तो जो ट्राइबल बेल्ट है वो कहाँ रहते हैं, वो मिनरल रिच रीजन में रहते हैं, और बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट दे आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स के कुछ जो इल इफेक्ट्स थी पॉलिसीज की, उसकी वजह से कितने सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को पॉवर्टी में रहना पड़ा, दे हैड बीन डिस्प्लेस्ड, दे हैड बीन मेड फॉर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, सो बहुत सारे इश्यूज हम देख चुके हैं। So here government started would say they started thinking for the I'm sorry, plan development. So here what ideology had appeared in the independent India, democratic India, that was left versus right ideology. So क्या होता है left versus right ideology? Basically हमें development ऐसा करना है जो कि social and economic justice provide करवा सके, ठीक है। जब हमारा constitution हमें मिलता है in 1950, in 26 January, on 26 January 1950 when we got our constitution, so हमारे constitution में जो preamble है उसमें mention है कि हमें justice कैसे मिलेगी, हमें justice मिलेगी political, social and economic, that will be ensured, that should be ensured to every citizen of the country. तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट कैसा होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब अगर हम इंडस्ट्रीज भी ओपन कर रहे हैं तो जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, जो इकोनॉमी है उसका भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो अब ये लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी क्या है, अब ये ना आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी होती है, गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजी होती है। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी होगा या लेफ्ट ओरिएंटेशन होगा, सो दे विल थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। उसके लिए वो लोग वेलफेयर मेजर्स लाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों को इकोनॉमिक मीन्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, या फूड सिक्योरिटी देंगे। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियोलॉजी। राइट आइडियोलॉजी बेसिकली इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमी प्लस सोसाइटी। तो जो इकोनॉमी और सोशल जस्टिस है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कराती है, पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब मार्केट को आप फ्री छोड़ दोगे, मार्केट इकोनॉमी जब आपस में ये लोग compete करेंगे ना, तब डेवलपमेंट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड राइट आइडियोलॉजी, ठीक है। Now there was a phase in our democratic country when planning had been started. So ये जो प्लानिंग था वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शुरू नहीं हुआ, ये प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। जब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, उसमें इलेक्शन प्रोविजंस दिए गए थे कि 1937 में इलेक्शंस होंगे। सो उस इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज मिलती है, एंड व्हाट दे डिड under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, they made planning commission. तो वहां पर वो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। In 1938 this planning commission had been made, and in 1939 because of second world war had started, so because of second world war Congress had to resign, they decided to resign. तो इस resignation की वजह से जो प्लानिंग कमीशन था ये एनफोर्स नहीं हो पाता है। Although in 1938 they set up and in 1939 they resigned, so जो जितनी भी discussions थी प्लानिंग कमीशन की वो वैसे ही रह जाती है। मतलब इंडिया ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से पहले प्लानिंग के बारे में सोच लिया था। So this dream came true after independence in 1950 when planning commission had been set up. ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया, मतलब प्लानिंग कमीशन क्या करेगी, प्लानिंग कमीशन प्लान करेगी डेवलपमेंट के लिए,
ठीक है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ द पीपल, कि अगर इंडस्ट्री भी हम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें सोशल डेवलपमेंट हो, लोगों को जॉब मिले, लोगों को इकोनॉमिक मीन्स मिले, और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा, फेयर एम्प्लॉयमेंट देकर के, फेयर सैलरी देकर के या वेजेस देकर के, ठीक है। सो दिस प्लानिंग कमीशन सेट अप इन 1950 एंड गॉट ended in 2015. On 1st January 2015, Niti Aayog had been set up by the then government, the present government, BJP government. So they set up this Niti Aayog. Okay. Basically नीति आयोग एक तरीके से ये थिंक टैंक है। क्या है ये? इसको बोला जाता है थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या, टैंक क्यों बोला जाता है? देखो टैंक, जैसे हम वाटर टैंक की बात करें, सो वाटर टैंक क्या है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, बहुत सारा पानी हम स्टोर कर रहे हैं। वैसे ये जो नीति आयोग है, इसमें बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, दे आर बीन स्टोर्ड, उनकी थिंकिंग हैड बीन स्टोर्ड। सो एक ये बॉडी है जिसमें जितने भी थिंकर्स, अभी थिंकर्स कौन है? दीज थिंकर्स आर द एक्सपर्ट्स, these thinkers are the CMs of all the states, these thinkers are the administrators of all the UTs where legislative assembly is not been there, these are the governors, all right, or lieutenant governors जहां पर UTs हैं या administrators हैं। so इसका मतलब कि हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, let's say CMs और स्टेट्स के CMs, they will be part of this नीति आयोग। so यहाँ पे ये लोग डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, अब यहाँ पर सोचना शुरू करेंगे कि कहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, और आपस में कोऑपरेटिव कंपटीशन को या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलो कम बैक टू प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन जब सेटअप हुई तो इंडिया में प्लानिंग का दौर शुरू हो गया, क्योंकि ये क्या था, ये एक सोशलिस्टिक या लेफ्ट आइडियोलॉजी था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या है, एक ही लेफ्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, खास करके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंडिपेंडेंस से पहले की मैं बात कर रही हूँ, सो दे वर सोशलिस्ट in their ideology. After independence, when Jawaharlal Nehru became prime minister, so he continued his socialist or left ideology. So here he adopted this planning commission, implemented this planning commission, adopted 5 years plan. So this 5-year plan कैसे बनता था? Basically plan जो थी वो दो टाइप्स की होती थी। प्लान बजट जो थी वो दो टाइप्स की होती थी। एक होती थी प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट। प्लान बजट क्या होती थी? जिस बजट का या जिस किसी भी पॉलिसी का एक प्रॉपर प्लानिंग होती थी, उसको बजट एलोकेट किया जाता था या फंडिंग एलोकेट की जाती थी। सो दैट कम्स अंडर प्लान, जिसमें कुछ नए प्रोग्राम्स होते थे, ऑलराइट। सो दैट वाज प्लान। नॉन प्लान क्या होता था? नॉन प्लान जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि पेंशंस, सैलरीज, ऑलराइट, इंटरेस्ट पेमेंट, सो दीज ऑल आर नॉन प्लान बजट। तो ये डिविजन्स होता था प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या होता था, मनी एलोकेट करनी होती थी, फंडिंग एलोकेट करनी होती थी। जैसे हमारे घर में ही होता है ना कि अगर हम सैलरी हमें मिल रही है, हम कमा रहे हैं, तो हम कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ही सोच लेंगे कि अच्छा हमारा दूध का इतना खर्चा है, तो अपनी सैलरी में से इतना रुपया निकाल दो, इसी में से अब दूध आएगा। लेकिन नॉन प्लान क्या है कि हर दिन में, एक दिन के अंदर हम चिप्स खा गए, हम लेस खा गए, हम कुरकुरे खा गए, तो ये तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ना। हमने प्लान नहीं किया था पर हमारा मन किया तो हम खा गए, ठीक है। सो इसी तरीके से प्लानिंग भी होती थी। अब चलो इसके बाद जो 5-year प्लान थे, उसमें फर्स्ट 5-year प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन दिसंबर 1951। इसकी जो ड्राफ्टिंग इसकी जो की थी वो थे KN Raj। ही वाज अ वेरी यूथ who did drafting of this plan. And फर्स्ट ईयर प्लान का जो फोकस था दैट वाज ऑन द अग्रेरियन सेक्टर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन इन्वॉल्व, और वो ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि लैंड ओनर्स तो नहीं थे, लेकिन वो फार्मर्स थे, दे वर फार्मर्स। सो अब ये फार्मिंग सोसाइटी है जिसमें लोगों के पास लैंड नहीं है, लेकिन उनके पास कोई मीन भी नहीं है इकोनॉमिक। सो व्हाट दे विल डू, दे हैड चोजन टू गो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्यों ना इस सेक्टर को ही फोकस किया जाए डेवलपमेंट के लिए। तो उनको सीड्स की प्रोविजंस या इरिगेशन के प्रोविजंस, तो कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम हैड बीन डिसाइडेड ओवर हियर। इसमें इन्वेस्टमेंट्स इन डैम एंड इरिगेशन हैड बीन डन। अब ये जो डैम और इरिगेशन का जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? ये भी तो एक प्लानिंग है ना डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जिसमें क्या हुआ, भाखड़ा नांगल डैम हैड बीन मेड। अब ये जो डैम्स होती है ना, ये ऐसे एरिया में बनाई जाती है जहां पर डेजर्टेड पॉपुलेशन रहता है, मतलब एक तरीके से कट के सेपरेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन यू कैन फाइंड ओवर हियर। सो भाखड़ा नांगल डैम हैड बीन कंस्ट्रक्टेड under first 5-year plan
और इससे क्या हुआ कि हमें हेवी इंडस्ट्रीज को एक पैसेज मिल गया, सो जिसको हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं 1956 में. So second 5 year plan, it rather focused on rapid industrialization. First 5 year plan जो कि 5 साल के लिए बनाया गया, इसमें अग्रेरियन सेक्टर को फोकस किया गया. सेकेंड 5 year प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अब हम एग्रीकल्चर से सीधा इंडस्ट्रीज पे की तरफ मुड़ गए, जिसका ड्राफ्टिंग किसने की थी? पीसी महलनोबिस. सो सेकेंड 5 year प्लान को महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है. फेमसली इट इज बीन सेड. ये जो क्वेश्चन है ना, Mahalanobis plan is let's say, or second 5 year plan is to be called as, yeah, Mahalanobis plan is also to be called as, vice versa they can ask you question. बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस फैक्ट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, आपके सीबीएसई में भी देखने को मिलता है, दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही फेमस है. ठीक है. सो सेकंड 5 year plan, Mahalanobis plan, you can say. So this was made and it focused on the industrialization. Okay. So here basically what was that, एक model था that was called Kerala model. Okay, Kerala model which is decentralizing planning. कैसे? So basically Kerala में क्या था, after independence your CPI government had been there, they came in the power. CPI का left orientation होता है, which more focus on development of the people or development of the economy on the basis of development of the people. So they had left ideology. So in Kerala model, what they focused on literacy of the people, of female, male. They focused on healthcare facilities. They focused on education facilities. जितने भी welfare measures होते हैं ना वो. So same thing had been. So this is to be called as decentralizing planning. And this decentralizing planning, it became an inspiration for the 5 year plan. ओके. अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें हम देखो कि एक और दूसरी चीज थी इंडिया में जिस पे डिस्कशन हो रही थी, दैट वाज प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर? यहाँ पर आप ये कार्टून भी देख सकते हो, ये इसका डिपिक्शन है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर. व्हाट इज द डिपिक्शन? हियर यू कैन सी देयर इज जवाहरलाल नेहरू हु इज ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक. एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के let's say public sector की साइड में है. क्यों है ये? what is the depiction of this picture? So पहला तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों ये कार्टून इम्पोर्टेंट है? ये कार्टून इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे लीडर्स देखने को मिल जाएंगे और ये डिपिक्ट कर रहा है डिबेट ओवर पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. ऑलराइट. And why Jawaharlal Nehru is making a balance? Because he was a prime minister. He was prime minister during then. So he is trying to make a balance. And why? Reason was because that was the phase जब बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थी उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, या इस टाइम पे लाइसेंस, इसको बोला जाता है लाइसेंस राज, कि लाइसेंस पॉलिसी हैड बीन इम्प्लीमेंटेड. सो क्योंकि लाइसेंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया था तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे, जो जो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे, हेवी इंडस्ट्रीज थे, उसको गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रख लिया. सो हियर दैट इज व्हाई यू विल फाइंड पब्लिक सेक्टर के पास बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर बेचारा हवा में कहीं झूल रहा है. सो प्राइवेट सेक्टर को कुछ फील्ड्स दी गई थी जिसमें वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. सो दिस इज द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. ये भी एक नया एक इम्पोर्टेंट टर्म है which is associated with this public sector versus private sector debate. So because India implemented mixed economy, in this mixed economy we let's say adopted a middle passage या middle path. ठीक है. So जिसमें हमने दोनों का मिक्सअप रखा, प्राइवेट प्लस पब्लिक, सोशल प्लस कैपिटलिस्ट. ऑलराइट. सो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा लोग इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारे जो एरियाज थे इंडस्ट्रीज के वो रिजर्व रखे थे अंडर लाइसेंसिंग फॉर्मेट. So here there are some leaders who are there. So public sector are central ministers Lal Bahadur Shastri, Ajit Prasad Jain, Kailash Nath Kataju, Jagjeevan Ram, T.T. Krishnamachari, Swaran Singh, Gulzari Lal Nanda and B.V. Keskar. These are some of the important leaders who had been shown in this picture. तो इनके नाम आप याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. मतलब देखा है मैंने कि जो पिक्चर या कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस, तो मतलब 4 या 5 क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे, या तो 4 मार्क्स में, नहीं तो 6 मार्क्स में. तो इसलिए खुद को प्रिपेयर रखना इस चीज के लिए. So it was public versus private sector debate. Now next phase come क्योंकि despite of this rapid industrialization,
अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ही कर रही थी, तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि अब लैंड रिफॉर्म लाया जाए। इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट लगाया जाए, या जो भी लैंड रिफॉर्म्स आप कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकती है, सो दे नीड टू पुट इट अप। लेकिन इन सब के बावजूद पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर से कम नहीं हो रही थी, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ नहीं रही थी। तो अब क्या करना चाहिए? अब एक ऐसा टाइम आया हमारी कंट्री में जब फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गई। ओके, फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गई। दिस इज द टाइम ऑफ फेज ऑफ 1960s। मतलब अब हम 1960s में थे, इंडिपेंडेंस के काफी साल हो चुके थे, 11-12 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक नया प्रॉब्लम हमने फेस करना शुरू कर दिया, दैट वाज फूड शॉर्टेज। अब ये फूड शॉर्टेज को कैसे ओवरकम किया जाए? तो इसके लिए इन दी लेट 1960s जो ये यूएसए था, यूएसए ने हमें सजेस्ट किया कि हमें अपने इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म लाना चाहिए, और इसलिए सजेस्ट किया कि हम क्यों ना अपनी फूड सिक्योरिटी को, फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए उनसे कुछ सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं। दैट वाज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हमने यूएसए से इंपोर्ट की, ताकि हमें फूड सफिशिएंसी इंश्योर हो सके। इस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए जो प्रोमिनेंट जो भी से provisions थी, that was land should be such a vast tract of land was required, irrigation facility उसके लिए चाहिए थी, और इसको क्रॉप प्रोडक्शन को तभी सपोर्ट किया जा सकता है जब उसको पेस्ट अटैक से बचाया जाए। तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो मतलब सिर्फ सीड से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ इनपुट्स भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन को डिसाइड किया गया कि चलो इससे क्या होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, तो इसमें इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर फैसिलिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कराई जाएगी। अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अब देखो, ग्रीन का मतलब प्रोडक्शन, क्या? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब ग्रीनरी, ठीक है। रेवोल्यूशन क्यों? क्या ये क्रांति थी? इट वॉज अ क्रांति, बट इट वॉज नॉट अ वायलेंट क्रांति। क्रांति, देखो रेवोल्यूशन क्या होता है? क्विक एंड सडन। तो ये वायलेंट भी हो सकता है, नॉन वायलेंट भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि वायलेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में। तो ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ? रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि अचानक से, मतलब इसको डिसाइड किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को मिले। एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया फार्मिंग को इम्प्रोवाइज करने का, ठीक है। तो इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया कि इससे ना एकदम से क्रांति आ जाएगी, मतलब ग्रीनरी की क्रांति आ जाएगी। इसके लिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया है। तो यहाँ पर यूएसए की मदद से हमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मिले, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कहां पर हुआ? इसको हमने पंजाब, कोस्टल बेल्ट, मतलब जो कोस्टल रीजन्स थे, कहाँ के? कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। सो इन 4 जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स थे वो वेल सफिशिएंट थे, इनके पास बड़े बड़े लैंड थे, इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी भी थी, और इन दोनों का होना तो प्री रिक्विजिट था कि ये तो होना ही चाहिए, तब गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा देगी बाकी चीजों के लिए, सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर के लिए। ऑलराइट, एक और रेवोल्यूशन है हमारे कंट्री में जो कि 1970s में बहुत फेमस हुआ, दैट वाज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के जो लीडर थे, दैट वाज वर्गीस कुरियन। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? ये एक दूसरी कमोडिटी को दर्शाता है, दैट इज मिल्क। सो अमूल, जिसका गुजरात आनंद में एक सेटअप है। सो ये बेसिकली हुआ क्या था, जो गुजरात के जो लोग थे, दे वर पैस्टोरलिस्ट। ओके, वहां पे बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि डेजर्ट में रहती थी, बट दे वर पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब एनिमल रियरिंग करते थे, लेकिन उनको एनिमल रियरिंग से कुछ इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो रही थी। तो इकोनॉमी बूस्टअप इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जो मिल्क वो लोग जो उनके एनिमल्स उनको मिलता था, अगर वो उनको किसी को बेचते तो उनको सही दाम नहीं मिलता था। सो वर्गीस कुरियन, he basically was the leader behind it in the white revolution. So इन्होंने पूरे एक मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशन लेकर के आए। जो मिल्क था, जो वहाँ के लोकल लोगों से जो कलेक्ट किया जाता था, उसमें प्रॉपर मलाई की जांच की जाती थी, उसकी प्योरिटी की जांच की जाती थी, फिर उसको स्टोरेज की व्यवस्था कराई गई, उसको प्रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई गई, पैस्चराइजेशन की व्यवस्था कराई गई, और आज के डेट में जो अमूल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो दूसरे कंपनीज है वो भी खुल गई हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का ही एक रिजल्ट है,
ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चलो, now so that was the recall part. We will move on to the question part. Blank acts as a think tank of union government. Niti Aayog, Yojana Aayog, Election Commission of India, Ministry of External Affairs. So Planning Commission had been replaced by Niti Aayog. And Niti Aayog का remember मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, ये एक think tank है। think tank क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि एज अ थिंकर, मतलब वो टैंक है पूरे थिंकिंग का। सो लिटरल मीनिंग इसका यही है, ठीक है। इसमें सभी स्टेट्स के सीएम्स है, यूटीज के सीएम है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, दैट इज एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इसके लिए जो थिंक टैंक है, व्हाट इज दैट? दैट इज नीति आयोग एंड इट हैड बीन सेट अप बाय यूनियन गवर्नमेंट। ऑलराइट, so A is the right answer here. Now, which of the following statements about Niti Aayog are true? Niti Aayog acts as a think tank of union government. Niti Aayog acts against terrorism. Niti Aayog acts in the spirit of cooperative federalism. Niti Aayog decides more role for bigger states and smaller role for smaller states. ये है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको ना अब यहाँ पे देखो कैसे कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं, 1 2 4 3 4 1 3 4 1 2 1 and 3। अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है कि चलो एक स्टेटमेंट तो है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया, तो हमारा फर्स्ट तो सही है, ठीक है, मतलब हमें फर्स्ट तो हमें ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो अब ये देखो कि जो आपके कोड्स गिवन है, उन कोड्स में फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ कहाँ आता है, तो इससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो बी को, क्योंकि बी में तो फर्स्ट है ही नहीं, हमारे बी हट गया। अब हमें 3 में से ढूंढना है, इसमें से ए, सी और डी। अब देखो कोई और ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही हो, नीति आयोग एक्सेस टेररिज्म, तो ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमारे चैप्टर में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मतलब सेकंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जहां पर भी है फर्स्ट के साथ, उसको आप हटा दीजिए। तो आप इस स्टेटमेंट को भी हटा दीजिए। फर्स्ट ए और बी हट गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचे हैं सी और डी। अब सी और डी में ये देखो कि सेकंड नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ सही हो सकता है, तो कौन सा है? तो क्या है? नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। तो थर्ड इज द करेक्ट वन। तो थर्ड तो दोनों में ही है, सी और डी दोनों में है, लेकिन अब फोर्थ के ऊपर बात है कि फोर्थ सही है कि नहीं है। तो क्या बोलते हैं ये? नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर द बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर द स्मॉलर स्टेट। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो जो भी थिंक टैंक या कोई भी बॉडी अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, तो किसी भी स्टेट या यूटी में वो बायस नहीं होगी। वो बिग स्टेट्स के लिए बिगर रोल और स्मॉल स्टेट्स के लिए स्मॉलर रोल कभी भी नहीं इंप्लीमेंट करेगी। तो इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ? ये हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। तो दिस मेथड इज टू बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। आप इसमें क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। और मोर ओवर जो मल्टीपल स्टेट क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप एलिमिनेशन मेथड से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, now so D is the right answer, first and third. Moving on to the next. दूसरा एमसीक्यू मैंने लिया है, बहुत ही इजी है। नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5-year प्लान। केसी नेगॉय, टीटी कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, पीसी महलनोबिस। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड 5-year प्लान है उसका नाम क्या है? महलनोबिस प्लान एज वेल। So Mahalanobis had drafted this, so it is PC Mahalanobis. So this is the right answer. अब चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने नीति आयोग के ऊपर 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी हम देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इवॉल्व टू शेयर अ विजन व्हिच इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लुक्स फॉर। शेयर्ड विजन, तो एक विजन है, इट इवॉल्व अ शेयर्ड विजन। क्या विजन है और क्या शेयर्ड विजन है? बेसिकली ये थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? एक ये थिंक टैंक है जो सभी स्टेट्स का, यूटीज का डेवलपमेंट चाहती है, इंप्रूवमेंट चाहती है। ऑलराइट, एंड इन दिस डेवलपमेंट इट लुक्स फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की मतलब जब जब नीति आयोग की मीटिंग होगी, स्टेट्स दे नीड टू अटेंड इट,
they need to come up with the involvements. Okay, they need to come up with their provisions, they need to come up with their developmental plan. Okay, so this is what one objective of NITI Aayog. Very important, the second one, that it fosters cooperative federalism. Cooperation, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन, सॉरी फेडरलिज्म, है ना? आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में फेडरलिज्म। सो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अब इस फेडरलिज्म में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके आगे जोड़े जाते हैं, जिसमें से एक है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? अब ये ना सिर्फ सेंटर और स्टेट का रिलेशन नहीं है फेडरलिज्म, इट इज आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, सेंटर स्टेट, स्टेट एंड स्टेट। तो यहाँ पर कोऑपरेशन क्या होगा? अब देखो ये थिंक टैंक है जिसमें सारे स्टेट्स के सीएम्स है, यूटीज के सीएम्स है, यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो मतलब ये सभी लोग कोऑपरेट करके अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? एंड दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। जो भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, व्हाट वाज दैट, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है? अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी सुना हो वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है? तो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ आ जाएगा? कैसे नीति आयोग होगी? सो बेसिकली मतलब एक राष्ट्र में एक ही राशन कार्ड चलेगा। मतलब पहले क्या होता कि स्टेट में अलग अलग राशन कार्ड्स होते थे, बिहार का अलग है, पंजाब का अलग है। तो अगर बिहारी पंजाब में रह रहा है तो पंजाब में उसका बिहार वाला राशन कार्ड चलेगा। तो ये क्या हुआ कि बिहार, पंजाब जो है वो बिहार से कोऑपरेट कर रहा है। तो ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? स्टेट्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी। देन पे स्पेशल अटेंशन ऑन द स्टेट्स टू प्रोग्रेस देयर इकोनॉमी, ठीक है? आपने जीएसडीपी को मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो बढ़ाएं, तो इसके लिए स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को। देन टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क and initiatives and monitor their progress and their efficacy as well. तो प्लान लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करना है, स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना है, प्रोग्राम फ्रेमवर्क को, इनिशिएटिव्स को डिजाइन करना है और उसको इंप्लीमेंट भी करना है और उसके साथ साथ उसकी एफिकेसी को भी मेंटेन रखना है। Also maintain state of the art resource center that is applicable for the research. State of the art resource मतलब मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यूज करिए, रिसोर्सेज का यूज करिए जिसमें रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, focus on technology upgradation and capacity building for the implementation of programs and initiatives, कि हर एक स्टेट अपने आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा जिससे कि प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने में मदद मिल सके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस की जाए जिससे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को हम इंप्लीमेंट कर सके। ओके, चलिए। सो इसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो आपके बुक में लिखा हुआ है जहाँ पर नीति आयोग है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के लिए आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट दी गई है, वहां से ही मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, उसको शॉर्ट में आपसे डिस्कस किया है। अब इससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप उनमें से किसी भी 2 ऑब्जेक्टिव्स को आप ले लो और अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, शेयर्ड विजन फॉर द नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज एंड टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है इन डिटेल, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको 2 ही देने क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर 4 मार्क्स का होगा तो 4 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन आई हैव टेकन। क्यों मैंने इसको 4 मार्क क्वेश्चन लिया है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने क्यों 4 मार्क क्वेश्चन लिया? क्योंकि दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के 8 मार्क्स का है और मैंने देखा है आपके सैंपल पेपर में कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है, सेकेंड चैप्टर में से उन्होंने एमसीक्यू पूछी है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कशन करने के लिए रखा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर या 4 मार्क्स क्वेश्चन आप इस बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, अपने आप इस पे अपना आंसर लिख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर है एक्सप्लेन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या करोगे? बेसिकली इस क्वेश्चन के तहत मैंने एक कोशिश की है कि यहाँ मैं आपसे ना एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकूं आंसर राइटिंग का, ठीक है? क्या है स्ट्रक्चर? अब यहाँ पर जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने मेन आंसर में 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने मेन आंसर में 6 पॉइंट्स लिखेंगे।
इससे क्या होगा कि अगर आपको आगे पीछे के मार्क्स मिले ना मिले, मतलब इंट्रोडक्शन का मिले ना मिले, कंक्लूजन का मिले ना मिले, लेकिन इन पॉइंट्स के तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक पॉजिटिव अपने साथ लेकर के चल सकते हो। अगर आपने ये दोनों चीजें भी ऐड कर दिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो भैया अब तो एग्जामिनर आपको खुद को रोक ही नहीं पाएगा मार्क्स देने से, ठीक है। वो तो आपको निश्चित तौर पे पूरे के पूरे मार्क्स देकर के ही जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस अगर ये थेरेटिकल सब्जेक्ट है तो भी आप मार्क्स इंश्योर कर सकते हो, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप आंसर लिखोगे तो। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप पहले तो कीवर्ड्स देख लीजिए, क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज द कीवर्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दो चीजें हमेशा याद रखिए आंसर लिखने के समय में, कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले कंटेंट क्या है कि किसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में जो कंटेंट है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट है बेनिफिट्स, आपको बेनिफिट्स को डिस्कस करना है। तो ये जो सी है ना, C2 या 2C, इन 2 C's को आपको याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट प्लस कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट्स लिखिए। तो पहला तो इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि भैया ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, पता तो होना चाहिए कि आप किसका बेनिफिट बता रहे हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखिए कि ये इंडिया का प्रोग्राम था, जो मैंने अपनी भाषा में लिखा है, दैट इट वाज अ प्रोग्राम ऑफ इंडिया आफ्टर सजेशन ऑफ यूएसए टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी टू ब्रिंग फूड सफिशिएंसी, क्योंकि इंडिया में फूड क्राइसिस चल रही थी। सो एज इंडिया वाज फेसिंग फूड क्राइसिस, vulnerable to external pressures and dependent on food aid from USA. So India implemented Green Revolution, decided to implement Green Revolution. So क्या था, India decided to import high yielding variety of seeds. आप ये भी कुछ mention कर सकते हो, high yielding variety of seeds to ensure its productivity. Now अब देखो, अपने आंसर में ना ये कीवर्ड्स मत मेंशन करना, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन, ये मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया 2 से 3 लाइन का। अब डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने इसको 4 मार्क्स में रखा है, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको 4 पॉइंट्स लिखना है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखी है, इन हेडिंग्स को आपको यहाँ पर इलेबोरेट करना है, ऐसे सिर्फ पॉइंट्स लिख के मत आना, इसको इलेबोरेट भी कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्या है, पहला है बेनिफिटेड लार्ज लैंड होल्डर्स एंड रिच फार्मर्स। तो सबसे बड़ा जो मुनाफा हुआ था, ये बेनिफिट मिला था, किसको मिला था, जिनके पास बड़ी जमीनें थी, या बिग लैंड होल्डर्स थे, या रिच फार्मर्स थे। क्यों, क्योंकि रिच फार्मर्स के पास ही तो लैंड होल्डिंग ज्यादा होगी, तो जहां पर बड़े लैंड है वहीं पर इसको इंप्लीमेंट करना, या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को सो करना ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, इट वाज फेवरेबल। छोटे छोटे लैंड्स पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता है, उसमें हमें यील्ड ज्यादा नहीं मिलेगी। यील्ड हमें तभी ज्यादा मिलेगी जब वो बड़े लैंड्स होंगे। सो रिच फार्मर्स और रिचर हो गए, जिनके पास बड़े लैंड्स थे, उन्होंने और जमीनें खरीद ली, वो डोमिनेंट भी हो गए इन सोसाइटी एज वेल एज इन पॉलिटिक्स। तो ये चीजें आप कुछ मेंशन कर सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन में। देन सेकंड इज डिलीवर्ड मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बेनिफिट ये देखा गया कि जो हमारा इशू था फूड शॉर्टेज का, तो फूड क्राइसिस से हम फूड सफिशिएंसी में आ गए, लेकिन जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था वो मॉडरेट था, वो एक्सट्रीम नहीं हुआ। क्यों मॉडरेट हुआ, क्योंकि सिर्फ 4 स्टेट्स को ही चूज किया गया था, ठीक है, 4 रीजन्स को ही चूज किया गया था। कोस्टल बेल्ट ऑफ, मतलब आंध्रा में भी थोड़ा सा ही जो एरिया था कोस्टल बेल्ट, उसको चूज किया गया, पंजाब को चूज किया गया, हरियाणा को चूज किया गया, वेस्टर्न यूपी को चूज किया गया, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, जहां पे बिग लैंड होल्डिंग्स अवेलेबल थी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो था एज पर कंट्री, एंटायर नेशन को अगर हम देखें, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर ग्रोथ मॉडरेट ही रहा। लेकिन इसने एक बेनिफिट ये भी हुआ कि इसने पोलराइजेशन को इंक्रीज कर दिया। पोलराइजेशन मतलब क्या, जो रिच फार्मर्स थे वो और रिचर होते चले गए, जो मार्जिनल फार्मर्स थे वो पुअर या मार्जिनल होते चले गए, तो ये पोलराइजेशन को भी बढ़ावा मिला। देन इमर्जेंस ऑफ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस और राइज ऑफ मिडिल क्लास पेजेंट्स। सो बेसिकली जो मार्जिनल फार्मर्स थे, अब ये जो लैंड होल्डिंग्स है, so लार्ज लैंड होल्डर्स तो थे ही, लेकिन जो मार्जिनल फार्मर्स थे, वो मार्जिनल फार्मर्स भी मिडिल क्लास पेजेंट के रूप में उभर करके आते हैं। पोलराइजेशन में वन थिंग यू कैन आल्सो मेंशन, what was that, that was about the farmers itself, कि इसमें जो मार्जिनल फार्मर्स थे, they became politically dominant, okay, वो क्या हुए, वो politically dominant होते चले गए।
middle class peasants you will find after green revolution. Extreme emergence of left wing organization. Left wing organization मतलब जो peasant based organizations थी ना, peasant वैसे farmers organizations, agricultural laborers organizations, तो ऐसे organizations का भी हमें emergence मिलता है after green revolution, क्योंकि सभी के causes अब important होते चले गए थे. ठीक है, तो ये कुछ आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम, जो हमें पहले देखने को नहीं मिले लेकिन बाद में हमें देखने को मिलते हैं. इसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जिसमें आप लिखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें फूड सफिशिएंसी मिली, जो इशू था फूड क्राइसिस का उसको रिजॉल्व किया गया, और इसने एक पैसेज ओपन कर दिया कि पहले सिर्फ व्हीट बेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन था, बाद में राइस और दूसरे ग्रेन्स को भी इसमें इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, उसको एंड कर सकते हो विद ऑल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, और मेरी तरफ से जितनी भी चीजें थी जो मैं मदद कर सकती थी इस सेशन के साथ, मैंने वो कोशिश की है कि मैं अपने जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ वो मैं शेयर कर सकूँ. So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. Thank you so much. Have a nice day and all the best for your preparation and examination. Bye bye. Take care.